डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के साथ हम डील करेंगे, लेकिन उसके बाद इजराइल ने कहा कि हम अटैक करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बीच बातचीत हुई, यानी नेतन्याहू के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। उसके बाद फिर गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद तेवर थोड़े से नरम पड़े हैं नेतन्याहू के। लेकिन क्या स्थितियां ठीक हैं? क्योंकि आईएईए की तरफ से एक चेतावनी फिर से जारी की गई है। एक गुप्त रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि इतना ज्यादा संवर्धन यूरेनियम का हो चुका है कि अब कभी भी परमाणु बम बन सकता है ईरान में। इसी की बात करने वाले हैं अंकुर त्यागी, मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकुर जी, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या पटरी पर हैं? देखिए 60-70% जो यूरेनियम इनरिचमेंट की बात थी वो तो हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट 60% बनाता है ईरान, नो डाउट, इसमें किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। सवाल ये है कि 90% जिस दिन बना लेगा उस दिन परमाणु बम हो जाए बन जाए। लेकिन वो तो 408 केजी उसके पास हो चुका है यूरेनियम। हाँ वो भी है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन 90% हो जाएगा तो उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा। और यही बात इजराइल बार बार कहता रहा है पूरी दुनिया को, खासतौर पर अमेरिका को, कि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। और जिस दिन ये परमाणु बम का परीक्षण हुआ उस दिन आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो मिडिल ईस्ट में एक नया डिटरेंस पैदा हो जाएगा, ईरान बेकाबू हो जाएगा और ईरान फिर जो कहेगा वो सऊदी अरब में मानेगा। साल दर साल इसमें इजाफा हो। 2023 से लेकर करीब 100 किलो के आसपास इसकी क्षमता थी ईरान के पास, अब 408। और हाल में मतलब कुछ महीनों के अगर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। 200 से 408 केजी तक ये पहुंचा है। तो ये कैसे हो रहा है? बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो बातचीत 5 दौर की हुई, इसमें जो टाइम मिला ईरान को, ईरान तेज़ी से इसे करना चाहता है, वो बार बार अटकाता है। पहले एक बयान दिया जाता है विदेश मंत्री की तरफ से कि हम बातचीत कर, वो हम मान गए हैं अमेरिका की सत्ते, जो परसों आया बयान आया था। और फिर 2 दिन बाद ही उसकी मजम्मत कर दी जाती है, उसकी आलोचना कर दी जाती है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो हमारी सॉवरेंटी इम्पोर्टेंट है, हम उसके लिए लड़ेंगे। और फिर 2 दिन बाद कुछ हल्का सा ग्रीन सिग्नल, ठंडा सिग्नल दिया जाता है कि नहीं बातचीत हुआ है। तो ये टाइम बाय किया जा रहा है, ये बात हमारा एनालिसिस भी कहता है और दूसरा इजराइल भी यही बात कहता है कि टाइम बाय करता है ईरान। अच्छा, टाइम बाय करता है ईरान। सऊदी अरब को खबर, ये एक चीज़ हमने बहुत पहले डिस्कस की थी, 1 महीना हो गया। 17 अप्रैल को सऊदी के रक्षा मंत्री जो हैं वो दौरा करते हैं ईरान का, बताते हैं कि बातचीत बहुत अच्छी रही, वेल एंड गुड, डिफेंस में हम लोग काम करेंगे और भी चीज़ों में काम करेंगे। अब वापस वो उस दौरे की चर्चा अब निकल कर सामने आती है और ये बताया जाता है, पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि वो एक मैसेज लेकर गए थे अमेरिका की तरफ से कि देखो ये न्यूक्लियर डील जो है इसको कर लो, लॉक कर लो, वरना मुश्किल होगा। तो ये 1 महीना से ऊपर हो गया, अब तो 1.5 महीना होने आया उनके दौरे को, तो कुछ तो हुआ नहीं। तो ये चीज़ें जानबूझ के रखी गई हैं? जानबूझ के रखी गई। ईरान का पहले दिन से मकसद है कि वो परमाणु बम बनाना चाहता है। ये क्लैरिटी ऑफ माइंड ईरान को है। अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड में, ये दिमाग में ये स्पष्टता नहीं होती तो वो कभी का समझौता कर चुका होता। वो सैंक्शंस जो उस पर लगे हैं पिछले 4-5 सालों के, 8 सालों के, क्यों झेलता वो? एक बेसिक दिमाग है, बेसिक एक कॉमन सेंस है कि अगर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाना होता तो ये सैंक्शंस कभी के हट चुके होते, उसको बनाना ही है। सऊदी का इन्वॉल्वमेंट मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सऊदी तो अमेरिका के कहने से गया, अमेरिका के कहने से गया था। हाँ। ये तो अब खबर आ रही है ना। हाँ, ये खबर अब आ रही है कि सऊदी अमेरिका के कहने से गया। लेकिन 17 अप्रैल को जब दौरा हुआ, उसके बाद जब दोनों ने ब्रीफिंग की तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात हुई है, हम सहयोग बढ़ा रहे हैं आपस में, बिजनेस बढ़ा रहे हैं आपस में, डिफेंस बढ़ा रहे हैं आपस में। देखिए वो तो मीडिया में चीज़ें नहीं आती, पीछे सब कुछ चलता है। तो पहले, लेकिन 1.5 महीने बाद तो चीज़ें लाई गई हैं। अब वो इसलिए प्लांट की जा रही है। प्लांट नहीं, वो अब ये मीडिया में डाली जा रही है कि सारे एफर्ट्स हमने किए, ये नहीं मान रहे। अच्छा। हमने विदेश मंत्री को भेजा, सऊदी अरब को बोला आप भी समझा दो। हमने 5 दौर की इनके साथ बात कर ली तो भी नहीं माने, 6ठे दौर की बात भी कर लेंगे तो भी नहीं मानेंगे। अब हम क्या करें? अब अगर इजराइल ने अटैक कर दिया तो हमारी गलती नहीं है।
हमारी गलती नहीं है, लेकिन इजराइल अटैक नहीं करने वाला, ऐसी खबरें हैं कि नेतन्याहू को बड़ी बहस हो गई दोनों नेताओं में, ट्रंप और नेतन्याहू में, और फिर बोला तो नेतन्याहू ने बोला कि नहीं नहीं फेक न्यूज़ है, हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, हमारा कोई ऑपरेशन तेहरान नाम का कुछ चीज़ नहीं है। देखिए वो भी एक कुछ पहले कुछ चीज़ें पोस्टिंग की जाती है, कहा जाता है कि पहले अटैक करेंगे, फिर कहा जाता है नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन भी हम अपने स्टैंड पे कायम है, जो हम दोनों ने वो एनालिसिस किया था, जो हमारी सोच भी कहती है कि अगर ये मामला नहीं सुलझा तो इजराइल को अटैक करना ही पड़ेगा और अमेरिका को पीछे आना ही पड़ेगा। अमेरिका को पीछे आना ही पड़ेगा, चाहे वो ना उतरे, लेकिन टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट तो अमेरिका का ही होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, उधर दूसरी तरफ जाएं, इजराइल एक चीज़ में और फंसा हुआ है, वो है गज़ा। और गज़ा की अगर बात करें तो वहाँ पर आज फिर से खबर आई कि वहाँ पर फिर राशन और ये सारी चीज़ें बट रही थी, तो वहाँ पर गोलीबारी हुई, 32 लोगों की मौत हो गई, कई सारे लोग ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। तो ये चीज़ें भी वहाँ पर ठीक नहीं हो रही हैं, चाहे वो यूरोप की तरफ से कितना प्रेशर क्यों ना हो। हाँ, यूरोप की तरफ से कितना ही भी प्रेशर हो, फ्रांस की तरफ से हो, फ्रांस ने मजम्मत भी की, बयान भी दिया, लेकिन सवाल ये है कि आम लोगों के लिए जो राशन आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है। एड जो आ रही है बाहर से, एड इज़ नॉट एनफ बाहर से, और उनके लिए एड काफ़ी ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन इजराइल ने वो रेस्ट्रिक्ट करके रखी है। इजराइल का कहना ये है कि अगर मैंने एड को आने दिया तो हमास जो है वो और फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो मतलब इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं, वो लिमिटेड कंट्रोल रखना चाहता है एड पर। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इजराइल ने, जो एड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो वो टैक्टिकली देखते हैं कि कौन हमास है, कौन नॉन हमास है। तो नॉन हमास को एड मिलेगी और हमास के सिंपैथाइजर या जो भी उनके सपोर्टर्स होंगे उनको एड नहीं मिलेगी। मतलब दो तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, एक तो सीधे तौर पर जो लड़ा जा रहा है, दूसरा और कि दूसरा वहीं ये पर है कि लोगों को कम राशन दो, हाँ। और फिर हमास को इसके लिए जिम्मेदार बताओ, और फिर आपस में वो लोग लड़ लें। वो भी लड़ ले और आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि हमास को वैसे भी कमज़ोर किया जाए। भाई आपने एक तरह से फंडिंग रोक दी, एड आप नहीं देंगे तो हमास के जो फाइटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो बाहर निकलेंगे, उनके डिफेंसेस आएंगे, वो फिर छोड़ देंगे हमास। तो मल्टीपल लेवल पे वो डीप इनसाइड जो उसकी फॉल्ट लाइंस हैं हमास की, इसराइल उनको एक्सपोज करना चाहता है। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान की तरफ से कुछ एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए ईरान का मसला हिजबुल्ला ख़त्म तो ईरान का वहाँ पे वो प्रॉक्सिमिटी ख़त्म। हुतीज़ का भी अभी 2-4 दिन पहले जो पिटाई हुई हुतीज़ की, वो मतलब उसके बाद हुतीज़ भी ठंडे पड़े। तो अब ईरान का तो जो प्रॉक्सीज थे, ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, हिजबुल्ला था, हुतीज़ थे, ये अब ठंडे हो चुके हैं। और हमास अभी हमास कुछ बचा है, कुछ पैचेस में है, क्योंकि 10 लोग उनके पास है ना, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, अगर गज़ा की बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो ऐसे में ऑपरेशन करना वहाँ उस इलाके में बहुत मुश्किल है। मतलब लोग ज़्यादा हैं, छोटी जगह है, तो वो 10 जो होस्टेज हैं थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज करके और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही आधा किया, आधा तो उन्होंने लगभग साफ ही कर दिया, तो आधा जो बचा है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आधा साफ करने में 1.5 साल लगे, 2 साल लगे। तो ये परिस्थितियां हैं, मिडिल ईस्ट की परिस्थितियां ये हैं। और IAEA की चेतावनी के बीच अमेरिका अभी भी उम्मीद कर रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर कुछ अच्छी खबर निकलकर सामने आती है, लेकिन आ सकती है, वो ये कह रहा है अमेरिका। लेकिन फिर भी संवर्धन यूरेनियम का जिस तेज़ गति से ईरान बढ़ा रहा है, वो एक और चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, उसमें क्या ईरान कूद पड़ेगा क्या? क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स या हथियार जो हैं, उसका सपोर्ट तो मिल रहा है ईरान की तरफ से रूस को, लेकिन जो परिस्थितियां वहाँ पर और ज़्यादा गहन होती जा रही हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि और भी चीज़ें बहुत ऊंचे लेवल पर बढ़ती नज़र आएंगी। और इसमें हो सकता है कि कई सारे मुल्क इन्वॉल्व हो जाएं। अमेरिका क्या इसको रोक पाएगा? आपको लगता है क्या?